तो आज हम लोग उसी कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डाइसैकेराइड और कुछ ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल्स देखेंगे। तो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कल पढ़ा था आपने। मोनो मीन्स होता है सिंगल, सैकेराइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल मिलने से एक सैकेराइड बनता है, तो उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल। ज़्यादातर हम लोग जो चीनी यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ करते हैं, वो डाइसैकेराइड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा और भी दो तीन है। लैक्टोज आप पढ़ोगे, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड में आप जब पढ़ेंगे, एक तो आपके कोर्स में 3 एग्जांपल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। थोड़ा सा लैक्टोज मैंने कल बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइसैकेराइड में कि डाइसैकेराइड की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है? अ डाइसैकेराइड, ब्रैकेट पे लिखा, ऑल्सो कॉल्ड अ डबल शुगर और वाई, बी वाई, बी आई, बाई होता है, बाई माने दो, वोल्स, बाई वोल्स इज द शुगर फॉर्म व्हेन टू मोनोसैकेराइड, दो सिंपल शुगर के मिलने से, ज्वाइन करने से जो बनते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। और ये इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप देखेंगे कि ये हमारे फूड प्रोडक्ट, जो खाने के सामान में नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बहुत सारी रूट्स हैं, हमारी जड़ें होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। आप अभी जैसे पढ़ोगे रूट में, आप देखोगे तो बीट रूट होती है, बीट रूट में शुगर पाई जाती है, उससे भी शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये एक डाइसैकेराइड हो गया। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुगर केन। शुगर केन से आप शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, तो वो भी डाइसैकेराइड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नेक्टर में पाया जाता है, पॉलन में, एंड्रोशियम में पाया जाता है, नेक्टर में। और यहीं से नेक्टर से कलेक्ट करती है मधुमक्खियाँ, जो शहद बनाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रयोग में आने वाला डाइसैकेराइड है। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो सकता है आपने पढ़ा हो उसमें केमिस्ट्री में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है, आपने जो बॉन्ड्स पढ़े हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, दो एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जो दो एटम को वो करता है, दो एटम्स को सैचुरेट करता है, उनकी वैलेंसी को। तो इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, ये खास तौर से कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये जहाँ पे सैकराइड्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के लिए प्रयोग में आता है। अब इसमें आप देख रहे हैं डाइसैकेराइड में आपके एग्जांपल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। माल्टोज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था, फ्रूट्स में पाया जाता है। फिर आप देख रहे हैं सिंपल शुगर इन happens by a condensation reaction। Condensation reaction से होता है। बच्चों ज्वाइन कर लो, उसके बाद अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो the joining of simple sugars into a double sugar happens by a condensation। कंडेंसेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, विच इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स को वो हटा दे रहा है। किसके थ्रू हट रहा है? वो एवोपरेट हो जा रहा है, भाप बन करके उड़ जा रहा है। तो इस तरह से कंडेंसेशन के थ्रू हमें ये मिलता है। फिर ब्रेकिंग अपार्ट अ डबल शुगर इनटू टू सिंगल शुगर्स इज डन बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप जानते हैं, हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होता है और हमें शुगर मॉलिक्यूल मिलता है। अब इसके लिए हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको मालूम है हर जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एंजाइम और कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है। को एंजाइम्स भी होते हैं, को फैक्टर्स भी होते हैं,
एंजाइम्स हम एक ब्रॉड उसमें कहते हैं, बड़े उसमें कहते हैं। जब उसको और माइक्रोस्कोपिक वे में अगर डिस्कस करेंगे तो को फैक्टर्स भी होते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं। अब कैटलिस्ट मेटालिक भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं, सभी तरह के होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से डाई सैकराइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो है ये एक वाइटल, जो ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हैं ये वाइटल रिएक्शन है। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में ये रिएक्शन होता रहता है क्योंकि हम शुगर यूज करते हैं। आप जानते हैं सवेरे सवेरे सबसे पहले उठते हैं, चाय पीते हैं या दूध लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसमें शुगर जरूर डालते हैं। तो उसकी मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये उसका डाइजेशन हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड है उसे कहते हैं सेल्यूलोज। ये डाइसैकेराइड का फॉर्मूला है C6H7OH। यहाँ पे देख रहे हैं 4 लगा है, फिर O के बाद ट्वाइस और पूरा ब्रैकेट क्लोज है, डॉट करके फिर O है। इट इज क्लासिफाइड एज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग, अब आपने पढ़े हैं रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एकदम कॉमन रिएक्शन है जो हर वक्त होता रहता है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, बहुत सारे जो मेटल होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। तो रिड्यूस और ऑक्सीडेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ये किसी भी फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होती है या फिर ये H2O वाटर के फॉर्म में होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ज्यादातर सैकराइड्स, जो डाइसैकराइड की बात करते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स वाले और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। कल जब हमने बात की थी मोनोसैकराइड की तो वहां आपने देखा था कि हमने बात की थी एल्डोजेज और कीटोजेज। वहां पे आपने देखा था कि फॉर्मूला बिल्कुल एक सा था, खाली ऑक्सीजन की पोजीशन बदल जाती है। कार्बन के स्केलेटन में ऑक्सीजन की पोजीशन बदल जाती है और उसकी वजह से एल्डोजेस और कीटोजेस फॉर्म होते हैं। तो जब हम मोनोसैकराइड की बात करते हैं तो एल्डोजेस और कीटोजेस का रेफरेंस जरूर आता है। ऐसे ही जब डाइसैकराइड की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, इस तरह का एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कंडेंसेशन हो रहा है और किस तरह से एसिड के साथ काम करेंगे तो किस तरह से उसकी लिंकेज टूटेगी, कैसे ब्रेक होगा, ये तो पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है। और आप देखते हैं केमिस्ट्री में आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में देखते हैं, पर यहाँ पे आप टेक्स्ट में देख रहे हैं। टेक्स्ट में आपको याद करना है और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वो इसका रिएक्शन अगर देखते हैं केमिस्ट्री में तो यहाँ पे वो थ्योरी पढ़ करके जान सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं इट कैन बी ऑब्टेन बाय एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये बहुत रिच, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट्स की जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। इसके अलावा जितने फाइबर हैं, वुडन मटेरियल हैं, उन सब में पाया जाता है। और इन्हीं फाइबर से, इसी सेलुलोज से पेपर बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कॉपी में लिखने के लिए अखबार वगैरह जो भी बनते हैं वो बनते हैं। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेलुलोज रिच मटेरियल्स में क्या है, कॉटन। कॉटन भी प्लांट प्रोडक्ट है। आपको मालूम है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा मालवेसी फैमिली को गोसिपियम में पाया जाता है। गोसिपियम जो होता है वो कॉटन होता है। फिर जूट आप देख रहे हैं, जूट भी आपने फाइबर में पढ़ा है। और इनसे क्या बनता है, पेपर बनता है। कॉटन से कपड़े भी बनते हैं। तो इन सब चीज़ों में सेलुलोज पाया जाता है। जब सेलुलोज की एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है तब हमें सेलुलोज मिलता है। सेलुलोज कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर कार्बोहाइड्रेट। ये इन कार्बोहाइड्रेट का इंडिकेटर है। और मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो होता है, जिसे क्रोन्स डिजीज भी कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन सिंड्रोम में इसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। आप देखते हैं जब पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो इंडिकेटर बेस्ड होते हैं कि आप जरा सा ड्रॉप में कोई चीज़ डालते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ पहले से होती है। पहले से क्या चीज़ हो सकती है, या तो प्रोटीन होगी या किसी तरह की शुगर होगी। तो शुगर या प्रोटीन पहले से मौजूद होता है, उस पर अगर ब्लड डाला जाता है, अगर कोई रिएक्शन देखना है तो वो रिएक्शंस तुरंत आ जाते हैं।
तो ये पैथोलॉजी में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये इसको आप देखें, सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सेल्यूलोज जो होता है, इसको आप अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी में ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो सकता है। इसके अलावा आप अल्कोहल्स देखते हैं, अल्कोहल में ये डिसॉल्व होता है, पर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इसका रेफरेंस था। इसके बाद आप इसका डायग्राम देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये दो, अगर आप देखें तो एक मोनोसैक्राइड ये है और एक मोनोसैक्राइड ये है। ये फॉर्मूला देख रहे हैं मोनोसैक्राइड का, और इसके बीच में जो लिंकेज है उसे कहते हैं बीटा। बीटा पोजीशन के हिसाब से होती है, अल्फा बीटा आपको मालूम है पोजीशंस होती हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है, क्योंकि दो शुगर्स आपस में मिल रहे हैं तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कभी इसको सैचुरेट करता है, कभी इसको सैचुरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी आप देख रहे हैं। अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट जॉइन अ कार्बोहाइड्रेट means sugar molecule to another group which may or may not be another carbohydrate। वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या किसी और भी तरह का हो सकता है। अब आप दूसरा देख रहे हैं, अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हेमी एसिटल और हेमिकीटल ग्रुप ऑफ अ सैकराइड or a molecule derived from a saccharide and the hydroxyl group of some compound such as an alcohol। alcohol भी हो सकता है इसमें दूसरा मॉलिक्यूल। a substance containing a glycosidic bond, और इनको जो सब्सटेंस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंटेन करते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। ग्लाइको मीन शुगर होता है, और ये जो बॉन्ड होता है इन बिटवीन ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप सारे इनसे बिल्कुल फेमिलियर हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये आपको मालूम है कहाँ पाए जाते हैं, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन। प्यूरिन पेरिमिडिन कहाँ होते हैं, ये आप जब डीएनए की बात करते हैं या आरएनए। आरएनए और डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक होता है उसका बेस प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। अब इसमें ये पाए जाते हैं अमीनो एसिड। पिरिमिडीन में थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। जब आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ यूरेसिल आ जाता है। जब डीएनए की बात करते हैं वहाँ थाइमीन आ जाता है, और एडिडाइन गुआनाइन कॉमन है। तो ये जितनी भी इनमें बॉन्डिंग होती है, इन सारी चीज़ों में ये सब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा जब ये बेसिस होते हैं, ये जुड़ते किससे हैं, पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर्स में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अब ये डाईऑक्सी राइबोस का है और ये राइबोस का है, आरएनए का है, ये डीएनए का है। तो इनमें भी देख लीजिए ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का भी रेफरेंस दे रहे थे। फिर आप देख रहे हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ देखिए ये पूरी इनमें कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है आरएनए और डीएनए का। अब यहाँ थाइमीन है तो ये डीएनए का है, अगर यहाँ पे यूरेसिल होता तो ये आरएनए का कॉन्फ़िगरेशन होता। अब इसमें आप एक चीज़ और देख रहे हैं, एक तरफ 5 एंड है और एक तरफ 3 एंड है। जब आप डीएनए को देखते हैं, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है तो आप दोनों एंड्स देखते हैं, एक तरफ 5 एंड होता है और एक तरफ 3 एंड होता है। तो ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें जो शुगर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट वो सुक्रोज है। इसका फॉर्मूला, ये कॉमन शुगर है, डाइसैक्राइड है, और ये दो मोनोसैक्राइड के मिलने से बनती है। दो मोनोसैक्राइड कौन कौन से हैं, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज है। इनके मिलने से ये बनती है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
अब ये आपको मालूम है, अभी बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी में कंजम्पशन होता है, इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ये देखिए रिफाइंड फॉर्म में हम शुगर केन जो है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जब आप सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप। तो शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हैं, पहली है शुगर केन, दूसरा है शुगर बीट। शुगर बीट ज़्यादातर यूरोप में प्रयोग में आता है, क्योंकि वहाँ की ट्रॉपिकल कंडीशंस में ये ग्रो नहीं करता है ज़्यादा, ये टेम्परेट में ग्रो करता है। हालांकि अब हिंदुस्तान में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। खास तौर से शुगर बीट का जो इंस्टीट्यूट है वो केरल में है, तो वहाँ पे बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ ग्रो कराई जा रही हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं शुगर केन जो है, ये तो आप मालूम है हिंदुस्तान में बहुत होता है। हम लोग सेकंड प्लेस पे हैं शुगर केन ग्रो कराने के लिए। उसमें भी यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, और यूपी के बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का। तो दो जगह सबसे ज़्यादा शुगर केन होते हैं। अगर आप कभी लखनऊ से सीतापुर की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा जो तराई इलाका है, ऊपर जैसे चले जाएंगे सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, उन सब जगह रास्तों में आपको शुगर केन की फैक्ट्रीज मिलेंगी, मिल्स मिलेंगी, तो जहाँ पे शुगर बनती है। अब शुगर बनाने का तरीका आपका ये सब दिया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि शुगर कैसे बनती है, और कैसे इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है फैक्ट्रीज में, और कैसे फिर उसको शिपमेंट होता है, कैसे भेजी जाती है। हमें तो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, बाजार में मिल जाती है, तो हम लोग सोचते नहीं है कि आ कहाँ से रही है। पर शुगर बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले तो सीड कलेक्शन, फिर अच्छे सीड्स को अच्छी फील्ड में कैसे लगाया जाए, कहाँ खेत में लगाया जाए, फिर किसान उसके साथ कितनी मेहनत करता है, फिर उनको कैसे लाया जाता है फैक्ट्रीज में, उसमें कितना मजदूर लगा होता है, फिर मजदूरों के बाद वहाँ पे कुछ केमिस्ट लगे होते हैं जो उसको प्यूरिफाई करके बनाते हैं, और फिर आपके पास मार्केट तक पहुँचता है। बहुत इम्पोर्टेंट शुगर है ये, और इसीलिए प्लांट हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शुगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब शुगर बीट आप देख रहे हैं, ये भी आजकल हिंदुस्तान में बहुत ग्रो करती है। खास तौर से हम लोग सैलेड वगैरह में यूज़ करते हैं शुगर बीट को। चुकंदर कहते हैं, चुकंदर रूट है, रूट में इसका इकट्ठा हो जाती है शुगर। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप इसको भी प्यूरिफाई किया जाता है, और प्यूरिफाई करके इसके भी बहुत नई शुगर बनाई जाती है, जो क्लियर होती है, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और वो मीठी होती है। तो इस तरह से ये एक आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फिर आप इसका देखिए स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल हैं मोनोसैक्राइड के, एक ग्लूकोज का है और एक फ्रुक्टोज का। ये दोनों यहाँ पे देखिए जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो इसके बनने से देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है, C12H22O11। मोलर मास इसका आप देख रहे हैं 342.30 ग्राम पर मोल। फिर इसका कलर कैसा होता है, वाइट सॉलिड। डेंसिटी क्या है इसकी, 1.587 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड है, क्यूब फॉर्म में होती है। मेल्टिंग नन, डिकम्पोज हो जाती है 186 में। मेल्ट नहीं करती है, बल्कि ये डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है। टूटती किस में है, मोनोसैक्राइड्स में। और ये उसके आपके फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी दिए गए हैं। फिर आप देख रहे हैं ये सॉल्युबल 25 डिग्री पे होती है, और 200 ग्राम पर डायलीटर। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्रिस्टल का, मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक एक्चुअली में ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रिस्टल हम लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़ा जाएगा। इसके आपको फिर पूरे सरफेसेस देखने होंगे, डायरेक्शंस देखने होंगे। इसमें 3 वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट्स होती है। वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन के साथ कोई यूनिट होती है तो उसे वेक्टर कहते हैं, आपको मालूम है जब हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी। एंड एक होता है स्पीड, स्पीड होती है वो विदाउट वेक्टर होती है। और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो एक डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शनल होती है। तो उसमें ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो ये तो फिजिक्स का मटेरियल है। फिर आप आते हैं माल्टोज में। माल्टोज या माल्ट शुगर,
ये भी एक डाइसैक्राइड है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट जुड़ती है। यहाँ पे ग्लूकोज की 2 यूनिट जुड़ती हैं अल्फा पोजीशन में 1,4 लिंकेज। और लिंकेज कैसी होती है, ग्लाइकोसिडेट। माल्टोज इज नॉट कॉमन इन फूड बट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये हमारे फूड में, हमारे खाने में ज़्यादातर नहीं मिलता है आसानी से, नेचुरली अकर नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं होता है, पर स्टार्च में होता है। जब हम स्टार्च से कहने का मतलब है जब हम चावल खाते हैं या आलू खाते हैं, इस तरह की चीज़ों को खाते हैं और ये पेट में जाके डाइजेस्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ कुछ इसमें एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जब डाइजेस्ट होता है तो हमें माल्टोज मिलता है, और माल्टोज भी जब ब्रेक करता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख रहे हैं स्टार्च से मिलता है एंड इज हैवी इन द शुगर इन माल्ट द जूस ऑफ बार्ली एंड अदर ग्रेन्स। आपको मालूम है बार्ली का जूस क्या होता है, बियर होती है। अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस में आता है। ब्रिवरेजेस दो तरह के होते हैं, दो तरह की ड्रिंक्स होती हैं। एक होती है नॉन ब्रिवरेजेस जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, और एक में जिसमें अल्कोहल होता है। तो बार्ली का जो जूस होता है उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है बियर। यहाँ पे तो ग्रेन्स लिखा है, ग्रेन्स माने गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, कोई भी ग्रेन्स होते हैं, उनको जब हम फर्मेंट करते हैं तो हमें माल्टोज मिलता है। और ये आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला C12H22O11, सिमिलर सुक्रोज जैसा ही फॉर्मूला है इसका, बस स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है इसमें। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसको बनाया कैसे जाता है, अगर बनाना चाहें तो माल्टोज कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टार्च बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डायस्टीज। एज लगा देते हैं जब भी कोई एंजाइम बनता है, तो इसमें क्योंकि ये डाइसैक्राइड के लिए है तो इसको कह दिया गया डायस्टेज। It can be broken down into two glucose molecule by hydrolysis. जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। In living organism, the enzyme maltase can achieve this very rapidly. ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में माल्टीज एंजाइम होता है जो इसको जब हम इसको खाते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं। और लैब में क्या करते हैं, हीटिंग के थ्रू। और हीटिंग किसके साथ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको मालूम है HCl जो होता है कंसनट्रेट, या फिर H2SO4 वगैरह यूज करते हैं। फिर आप देख रहे हैं माल्टोज इज इम्पॉर्टेंट इन फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल as a starch. It converted to carbohydrate and is radially broken down into glucose molecule with the maltase enzyme present in yeast. yeast के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। yeast क्या है, एक फंजाई है। तो ये आपने देखा ये जो फंजाई है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होती है, और ये फर्मेंटेशन में मदद करती है। अभी भी जो बेकरी में सामान बनता है, बेकरी में जितना फर्मेंटेशन का काम होता है वो ईस्ट के थ्रू होता है। तो ईस्ट पहले ज़माने में दवाई के फॉर्म में भी दी जाती थी, आज भी शायद दी जाती हो, क्योंकि पहले अगर किसी का पेट वगैरह डाइजेशन खराब होता था तो ईस्ट दी जाती थी। तो ईस्ट देने का मतलब होता था कि वो पेट में जा कर के जो भी ऐसे अनवांटेड शुगर मॉलिक्यूल वगैरह हैं जिनकी वजह से कुछ तकलीफ है तो उसको वो कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट कर देती थी, तो इसलिए पहले वो दी जाती थी। अब आगे आप देख रहे हैं व्हेन सीरियल सच एज बार्ली इज malted, it is brought into condition in which the concentration of maltose has been maximized. मेटाबॉलिज्म में देखिए बार्ली का आपको बताया था यहाँ पे क्या बनाते हैं, बियर बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ माल्टोज बाय ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन देन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो आपको मालूम है CO2 इवॉल्व होता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और हमें मिलता क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। इसीलिए बात कर रहे थे कि जो ये फर्मेंटेशन होता है इसके थ्रू इथेनॉल भी मिलता है और जितने अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो बनाए जाते हैं।
फिर माल्टोज में आप देख रहे हैं इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, आप देख रहे हैं 4O-अल्फा डी ग्लाइकोसो पायरेनोसाइलिन डी ग्लूकोज। इसके और नेम क्या क्या है, अदर नेम्स क्या हैं, सिनोनिम्स क्या हैं, माल्टोज, माल्ट शुगर और माल्टोबिओज। ठीक है। फिर केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, मॉलिक्यूलर मास 342.1162 ग्राम पर मोल। और फिर आप देख रहे हैं CAS नंबर 69 से लेकर के 79 4 तक है, ये ज़रूरत का नहीं है बहुत ज़्यादा। डेंसिटी इसकी आप देख रहे हैं 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सॉल्युबल कैसे होता है वाटर में, 1.080 ग्राम पर मिलीलीटर, और ये कितने हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं 102 से 103 होता है। ठीक है। तो ये तो था डाइसैक्राइड के बारे में। जो इम्पोर्टेंट डाइसैक्राइड आपके कोर्स में है वो यही थे, लैक्टोज, माल्टोज एंड सेल्यूलोज। लैक्टोज आपने कल पढ़ लिया था, लैक्टोज मिल्क में बताया था, मिल्क में होता है। फिर आज आपने पढ़ लिया सेल्यूलोज और माल्टोज, ये आपने पढ़ा। अब इसके बाद डाइसैक्राइड्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो ओलिगोसैक्राइड। क्लासिफिकेशन जब आपने पहले पहले देखा था तो उसमें डाई के बाद ओलिगो आते हैं। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू, सम। तो इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन, एनी कार्बोहाइड्रेट ऑफ फ्रॉम 3 to 6 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर्स। मोनोसैक्राइड की 3 से लेकर के अगर 6 सिंपल्स यूनिट होती हैं तो उनको हम कहते हैं ओलिगोसैक्राइड। A large number of oligosaccharides have been prepared by partially breaking down more complex carbohydrate। पॉलीसैक्राइड को जब हम अधूरा, पार्शियली मीन्स अधूरा ब्रेक करते हैं तो हमें ओलिगोसैक्राइड प्राप्त होता है। मोस्ट of the few naturally occurring oligosaccharides are found in plant। प्लांट्स में पाए जाते हैं रेफिनोज। रेफिनोज बहुत इंपॉर्टेंट ओलिगोसैक्राइड है जो पाया जाता है। एक्चुअली में ये मौजूद नहीं होता है, इसको क्या करते हैं, या तो पॉलीसैक्राइड ब्रेक करता है तब बनता है, या मोनोसैक्राइड ज्वाइन होते हैं तब बनता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं रेफिनोज जो है अ ट्राइसैक्राइड फाउंड इन मैनी प्लांट, कंसिस्ट ऑफ मेलिबियोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एंड फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल। अनदर प्लांट ट्राइसैक्राइड इज जेंटिइनोज। फिर है माल्टीट्रायोज, a trisaccharide of glucose occurring in some plant and in the blood of certain arthropod। आर्थ्रोपोड में जो ब्लड में भी ओलिगोसैक्राइड पाए जाते हैं। वैसे आर्थ्रोपोड के ब्लड के बारे में आपने सुना होगा, उसको हीमोसाइनिन भी कहते हैं और वो ब्लू कलर का होता है। तो कुछ आर्थ्रोपोड्स के ब्लड में ये ओलिगोसैक्राइड्स पाए जाते हैं। अभी बेटा ये इसका फॉर्मूला है, और 10 मिनट बचे थे, हमने अपग्रेड किया है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कितना हो पाएगा। लैक्टोज के ये तो आप देख रहे हैं माल्टोज का फॉर्मूला है जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से मिल करके बनते हैं, माल्टोज बन गया। फिर आप देख रहे हैं लैक्टोज, कल आपने पढ़ा था वही है, तो इसको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, कल आपको बताया था। ये लैक्टोज है। लैक्टोज में आप देख रहे हैं ये ब्रेक करके कैसे ब्रेक कर रहा है, एक गैलेक्टोज का बॉन्ड है और एक ग्लूकोज का बॉन्ड है, ये दो दो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लूकोज। यहाँ पे ये बीटा 1,4 ग्लूकोज पोजीशन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये जो है ये एंजाइम है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टोज ब्रेक करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। आपको मालूम है जितना छोटा होता जाएगा मॉलिक्यूल उतना डाइजेशन में इजी होता है। इसीलिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, कंपाउंड फॉर्म में खाते हैं, पर हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होती है थ्रू एंजाइम्स। तो जितनी शुगर्स भी हमारी बॉडी में जाती हैं वो भी एंजाइम्स के थ्रू धीरे धीरे सारी की सारी ब्रेक करती है, टूटती है,
उसके बाद हमारी बॉडी उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और हमें एनर्जी मिलती है। अब आप देख रहे हैं, जब शुगर की बात की थी तो आपको बताया था दो तरह की शुगर होती है डाइसैक्राइड्स में, एक रिड्यूसिंग होती है और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग में इसमें आपको पहले ही डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ रिड्यूसिंग शुगर इज एनी शुगर दैट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट because it has a free aldehyde group or a free ketone group. ये तो बात कर चुके थे पहले। All monosaccharides are reducing sugar. सारे मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, along with some डाइसैक्राइड। कुछ डाइसैक्राइड और कुछ ओलिगोसैक्राइड भी और कुछ पॉलीसैक्राइड भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। द मोनोसैक्राइड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एल्डोजेस एंड कीटोजेस, ये तो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर का कैरेक्टर क्या होता है, ये रिड्यूस करता है दूसरे कंपाउंड को। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं पर खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। जब एक कंपाउंड इनके साथ है वो अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये ज़रूर ऑक्सीडाइज होंगे। ये आपको मालूम है कि दो कंपाउंड जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता है, एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज होता है और ये पूरे समय नेचर में चलता रहता है। दैट इज द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ द शुगर इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आप देख रहे हैं। फिर a sugar is classified as a reducing sugar only if it has an open chain formed with aldehyde group or a free hemi acetyl group. अब आप देखते हैं शुगर के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो चेन में होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं और कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर। तो जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है। जहाँ पे देख रहे हैं ओपन चेन होती है, ओपन चेन जहाँ पे होती है वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके आप देखेंगे रिएक्शंस। फिर नॉन रिड्यूसिंग में आप देख रहे हैं, अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज carbohydrate that is not oxidized by a weak oxidizing agent। मतलब किसी ऐसे हल्के फुल्के एल्कोहल, किसी हल्के फुल्के एसिड से ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो इन्हें कहते हैं नॉन नॉन रिड्यूसिंग। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज दैट इज बेसिक एक्वस मीडियम, दे डू नॉट जनरेट एनी कंपाउंड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड। ये रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन है। और इसमें आप इसका उदाहरण देख रहे हैं, शुगर जो कॉमन शुगर है which contain neither a hemiacetyl group neither a hemiketyl group and therefore it is stable in water। ये देखिए रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि इसमें हेमी एसिटिल ग्रुप भी नहीं होता है, हेमिकीटल ग्रुप नहीं होता है और ये कांस्टेंट रहता है वाटर में, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप इसका ये हेमी एसिटिल ग्रुप है, ये भी एसिटिल ग्रुप है। ये आप देख रहे हैं द स्ट्रक्चर लेक्स एनी हेमी एसिटिल। अब इसके बाद हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए ये डायग्राम। इसके बाद हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ये कल देखेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। आप लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए और कुछ डिस्कस करना है तो देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं शुगर का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।